तो चलिए आज बात करते हैं भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी रॉ की। एक ऐसी कहानी जो इसके बनने से शुरू होती है और आज के इसके आधुनिक रूप तक पहुंचती है। ये एक बहुत ही नाटकीय इतिहास है। अक्सर एक कहावत सुनी जाती है कि ज्ञान ही शक्ति है, और खुफिया एजेंसियों के लिए तो ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, इंटेलिजेंस सिर्फ खबरें नहीं होती। ये वो हथियार है जो किसी देश की सुरक्षा करता है, लोगों की जानें बचाता है और कभी-कभी तो देशों की किस्मत तक लिख देता है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब उस ज्ञान को, उस इंटेलिजेंस को नजरअंदाज कर दिया जाए, या इससे भी बुरा, जब एजेंसी को ही अपने लोगों से धोखा मिले। आज हम इसी नाजुक और अक्सर तनाव से भरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, एक खुफिया एजेंसी और उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच का रिश्ता। तो आरएडब्ल्यू की कहानी असल में आरएडब्ल्यू के बनने से शुरू ही नहीं होती। इसकी जड़ें जुड़ी हैं इसकी पिछली एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की कुछ बड़ी नाकामियों से। इन्हीं नाकामियों की वजह से ये महसूस किया गया कि भारत को एक नई, ज्यादा पैनी एजेंसी की जरूरत है। पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध। आईबी भाप ही नहीं पाई कि चीन हमला करने वाला है। और एक जरूरी बात पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया कि चीन के पास उस इलाके में कोई बड़ा एयरबेस था ही नहीं। फिर 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया और आईबी एक बार फिर से अनजान थी। इन दो बड़ी चूकों ने भारत की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी कमी को उजागर कर दिया। ये साफ हो गया था कि मौजूदा सिस्टम विदेशी खतरों से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसी एहसास के बाद जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने ठान लिया, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक बिल्कुल नई, एक स्पेशल एजेंसी की नींव रखी गई। तो 21 सितंबर 1968 को आरएडब्ल्यू यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जन्म हुआ। इसकी कमान सौंपी गई लेजेंडरी स्पाई मास्टर आरएन काव को। और अब काम का बंटवारा बिल्कुल साफ था। आईबी देश के अंदर के मामलों पर नजर रखेगी और आरएडब्ल्यू का पूरा फोकस होगा भारत की सीमाओं के बाहर। आरएन काव जानते थे कि इस एजेंसी को चलाने के लिए जबरदस्त गोपनीयता की जरूरत होगी। उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जो आज भी हैरान करते हैं। जैसे आरएनडब्ल्यू का चीफ सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। किसी भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट पर एजेंट का असली नाम कभी नहीं लिखा जाएगा। ऑफिस के दरवाजों पर कोई नेम प्लेट नहीं होगी। सीनियर्स के लिए सिर्फ एक पद, सेक्रेटरी, और जूनियर्स के लिए अंडर सेक्रेटरी। और तो और शुरुआती दिनों में जो भी भर्ती होता था, उसे यह बताना पड़ता था कि उसके परिवार का आरएसएस या कम्युनिस्ट पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब शुरू से ही एजेंसी को हर तरह के बाहरी प्रभाव से बचाने की पूरी कोशिश की गई। तो एजेंसी बन गई, नियम तय हो गए। अब बारी थी पहली बड़ी परीक्षा की, और ये आरएनडब्ल्यू के इतिहास की सबसे शानदार जीतों में से एक बन गई। ये कहानी है 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से ठीक पहले की। उस वक्त भारत के सामने एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती थी। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच हवाई रास्ता भारत के ऊपर से होकर जाता था। भारत को ये एयरलिंक तोड़ना था, लेकिन बिना जंग शुरू किए। ऐसा करने के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय वजह चाहिए थी, एक बहाना चाहिए था। और यहीं पर आरएन काव ने एक ऐसा दांव चला जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। हुआ ये कि भारतीय एजेंसियों ने हाशिम कुरैशी नाम के एक कश्मीरी अलगाववादी को पकड़ा। वो एक प्लेन हाईजैक करने की फिराक में था। अब यहां काव ने उसे सजा देने के बजाय उसे एक डबल एजेंट बना लिया। उन्होंने कुरैशी को समझाया कि वो भारत के लिए काम करे और जैसा प्लान था वैसा ही एक दिखावटी हाईजैकिंग करे। कुरैशी मान गया। उसने एक भारतीय विमान को हाईजैक किया और जैसा उसे बताया गया था उसे लाहौर पाकिस्तान ले गया। वहां जाकर उसने एक और ड्रामा किया, जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की मांग कर दी। इससे पूरा मामला पब्लिक हो गया और पाकिस्तान इस जाल में बुरी तरह फंस गया। और फिर आई वो तस्वीर जिसने सारा खेल बदल दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो लाहौर में हाईजैकर से मुलाकात कर रहे थे। ये तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई। बस भारत को अपना एयर स्पेस बंद करने का वो जायज कारण मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। और ये 1971 की जंग में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। एक तरफ ये शानदार कामयाबी थी, लेकिन इसके कुछ ही साल बाद रॉ पर एक बहुत बुरा दौर आया, शायद उसके इतिहास का सबसे काला दौर। इमरजेंसी के बाद देश में सरकार बदल गई और नई सरकार की नज़र में रॉ शक के दायरे में थी। 1977 के चुनाव के बाद जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो वो आरएनएडब्ल्यू को पिछली सरकार का एक पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक हथियार मानते थे। उन्होंने आते ही एजेंसी का बजट और उसकी ताकत में भारी कटौती कर दी। इस शक के माहौल में आरएनएडब्ल्यू के संस्थापक आरएन काव को भी इस्तीफा देना पड़ा।
नतीजा ये हुआ कि एजेंसी बहुत कमजोर हो गई और उसके अधिकारियों का मनोबल टूट गया। और इसी दौर में एक ऐसी चूक हुई जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी। आरएनडब्ल्यू के एजेंटों ने पता लगा लिया था कि पाकिस्तान चुपके चुपके परमाणु बम बना रहा है। सबूत भी बड़े दिलचस्प थे। एजेंटों ने एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल लिए और उनमें रेडिएशन का पता लगाया। इससे भी बढ़कर पाकिस्तान का ही एक सोर्स सिर्फ $10,000 में पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट देने को तैयार था। लेकिन जब ये बात प्रधानमंत्री देसाई तक पहुंची तो उन्होंने ये कहकर ऑफर ठुकरा दिया कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। बात यहीं नहीं रुकी। प्रधानमंत्री देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से फोन पर बात करते हुए कह दिया, हमें पता है कि आप खान रिसर्च लैबोरेटरीज में क्या कर रहे हैं। बस ये एक लाइन और आरएनडब्ल्यू की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। ये एक तरह से पाकिस्तान को खुली चेतावनी थी। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत के अपने पूरे जासूसी नेटवर्क को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया। यह एक विनाशकारी झटका था। लेकिन फिर सत्ता बदली, इंदिरा गांधी की वापसी हुई और आरएनडब्ल्यू का भी एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। एजेंसी को फिर से खड़ा किया गया और इस नए दौर में आरएनडब्ल्यू ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी भी देखी और अपनी सबसे बड़ी नाकामी भी। कामयाबी की कहानी थी ऑपरेशन मेघदूत। हुआ ये कि लंदन में रॉ के एजेंटों को एक छोटी सी भनक लगी। पाकिस्तानी सेना बहुत बड़ी मात्रा में खास तरह के हाई एल्टीट्यूड विंटर गेयर यानी ऊंचाई पर बर्फ में पहने जाने वाले कपड़े और सामान ऑर्डर कर रही थी। रॉ ने तुरंत इसका मतलब निकाला। पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने का एक सीक्रेट प्लान बना रहा था। अब भारतीय एजेंटों ने सप्लायर को मना लिया कि वो पाकिस्तान के डिलीवरी में थोड़ी देर कर दे। बस इससे भारत को जरूरी वक्त मिल गया। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने 300 सैनिकों को हेलीकॉप्टर से सियाचिन पहुंचा दिया, पाकिस्तानी सेना के वहां पहुंचने से ठीक पहले। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि इंटेलिजेंस का एक छोटा सा टुकड़ा भी कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। लेकिन जहां सियाचिन एक बड़ी जीत थी, वहीं 1999 का कारगिल युद्ध एक भयानक नाकामी। इस बार सुरागों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी उन पर ध्यान देने की। ब्रसल्स में 500 स्पेशल मिलिट्री बूट खरीदे गए। इस इनपुट को नजरअंदाज किया गया। कारगिल इलाके में पाकिस्तानी तोपखानों और ड्रोन्स की बढ़ती हलचल को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। रिपोर्टों में यह तक नहीं बताया गया कि दुश्मन की 2 नई बटालियन उस इलाके में तैनात हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 45 इनपुट्स मिले थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 11 ही ऊपर तक पहुंचाए गए। ये साफ तौर पर तालमेल की भारी कमी थी। और सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि सीमा पर निगरानी के लिए जो एक जरूरी सर्विलांस प्लेन था, उसे उस दौरान एक कैबिनेट मंत्री को उनकी दोस्त के साथ निजी सैर पर ले जाने के लिए भेज दिया गया था। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह उस सिस्टम की लापरवाही को दिखाता है जिसकी वजह से कारगिल जैसा संकट पैदा हुआ। कारगिल के झटके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया और इसके बाद भारत को यह एहसास हुआ कि अब अपने पूरे नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को जड़ से बदलने का वक्त आ गया है। तो एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी एनएससी। अब सिस्टम को 3 लेवल में बांटा गया। पहले लेवल पर जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है, जिसमें आरएडब्ल्यू, आईबी और दूसरी एजेंसियां कच्ची जानकारी इकट्ठा करती हैं। दूसरे लेवल पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, जिसमें एक्सपर्ट्स उस डेटा का विश्लेषण करके एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और तीसरे लेवल पर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है, जहां डिपार्टमेंट के हेड्स तय करते हैं कि क्या रणनीति अपनानी है। और इन सब के ऊपर हैं एनएससी और प्रधानमंत्री, जो आखिरी फैसले पर मोहर लगाते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक था कि भविष्य में कभी कारगिल जैसी चूक ना हो और हर जानकारी को सही तरीके से परखा और इस्तेमाल किया जा सके। ये तो सच है कि कोई भी एजेंसी उतनी ही अच्छी होती है जितनी उसकी इंटेलिजेंस। लेकिन आरएनडब्ल्यू का ये पूरा सफर एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कोई एजेंसी उतनी ही अच्छी होती है जितने उसके पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आरएनडब्ल्यू के उतार चढ़ाव भरे इतिहास में ही छुपा है।